कभी सोचा है बांटो और राज करो ये सिर्फ एक कहावत है? जी नहीं, ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा देश जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगे, उसे कैसे जीता जाए? मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी एकता के लिए जाना जाता हो, उसे कोई कैसे झुका सकता है? इसका जवाब सुनने में तो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। आप उसे बाहर से नहीं तोड़ते, आप उसे अंदर से तोड़ते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसकी एकता, उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया जाता है। तो चलिए अब इस पूरी राजनीतिक ब्लूप्रिंट को, इस अंदरूनी रणनीति को परत दर परत खोलकर देखते हैं कि आखिर ये था क्या। देखिए, डिवाइड एंड रूल या बांटो और राज करो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात बन गई। नहीं, ये एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। इसका एक ही मकसद था, किसी भी आबादी के बीच जो छोटे मोटे मतभेद पहले से मौजूद हैं, उनका फायदा उठाओ, उन्हें बड़ा करो और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखो, ताकि वो लोग कभी एक होकर किसी बाहरी ताकत के खिलाफ खड़े ना हो पाएं। और इसका एक सीधा साधा बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, बस 3 स्टेप्स। पहला, लोगों के बीच एक दूसरे के लिए शक का बीज बो दो। दूसरा, जब शक पैदा हो जाए तो उनके भरोसे को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर दो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, उनकी एकता को पूरी तरह से चकनाचूर कर दो। बस ये 3 कदम और किसी भी मजबूत से मजबूत समाज की नींव हिल जाती है। और सोचिए, इसका नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, जब कोई समाज अंदर से ही लड़ रहा हो, अंदर से ही टूटा हुआ हो, तो बाहर से शासन करने वाले की ताकत तो अपने आप बढ़ ही जाएगी, है ना? और यही इस पूरे रणनीति का असली मकसद था। अब चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने इस रणनीति को लागू करने की वजह दी, और वो था 1857 का विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक जबरदस्त झटके जैसा था। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि 1857 से पहले का सीन कैसा था। हिंदू और मुस्लिम सैनिक सब एक साथ मिलकर काम करते थे। फिर आया 1857 और उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, विद्रोह किया। और बस इसी विद्रोह के बाद अंग्रेजों के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें एक बात साफ साफ समझ आ गई कि अगर कोई चीज उनके राज के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो वो है इन लोगों की एकता। तो बस यहीं से एक नई अप्रोच, एक नया तरीका सामने आया। अब काम शुरू हुआ समुदायों को सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब योजना बनाकर राजनीतिक तौर पर बांटने का। सीधे शब्दों में कहें तो एकता को तोड़ने के लिए पॉलिटिक्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बंटवारा किया कैसे गया, मतलब इसका तरीका क्या था? तो यहाँ सामने आता है एक बहुत ही पावरफुल टूल, जनगणना। जी हाँ, सेंसस और कैटेगराइजेशन, यानी लोगों को गिनना और उन्हें अलग अलग लिस्ट में डालना। देखिए, जनगणना से पहले पहचान का कॉन्सेप्ट बड़ा अलग था। वो बहुत ही, कह सकते हैं, लचीला था। एक ही इंसान की कई पहचानें होती थी। वो कहाँ से है, कौन सी भाषा बोलता है, क्या काम करता है, सब कुछ। लेकिन जनगणना के बाद सब बदल गया। पहचान को ऑफिशियल बना दिया गया, उसे धर्म और जाति के पक्के खांचों में फिट कर दिया गया। अब पहचान कोई निजी चीज नहीं रही, वो एक सरकारी ठप्पा बन गई। और इसका जो साइकोलॉजिकल असर हुआ वो बहुत गहरा था। सोचिए, जब सरकार ही आपकी पहचान को एक डब्बे में बंद कर दे तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग भी खुद को उसी नज़र से, उसी लेंस से देखना शुरू कर देते हैं। अब जो एक कम्युनिटी की सोच थी वो इन्हीं सरकारी कैटेगरी के आसपास बनने लगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन कागजी कैटेगरीज का इस्तेमाल करके असल में राजनीतिक अलगाव पैदा किया गया। ये सब डिवाइडेड बाय डिजाइन था। ये जो चार्ट है ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हुआ क्या। अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग चुनावी सिस्टम बना दिए गए। इसका नतीजा, सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अलग हो गए और वक्त के साथ ये समुदाय एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से और भी दूर होते चले गए। और इसी अलगाव ने कंपटीशन के, यानी मुकाबले के बीज बो दिए। सोचिए कैसे।
पहले तो हर कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अलग कर दिया गया, फिर डर की कहानियां बनाई गईं। ये बताया गया कि देखो, अगर वो कम्युनिटी आगे बढ़ी तो तुम्हारा नुकसान होगा। सरकारी नौकरी हो या राजनीतिक सीट, हर चीज को ऐसे दिखाया गया जैसे वो बहुत लिमिटेड है, और अगर एक को मिला तो दूसरे को नहीं मिलेगा। इससे एक ऐसी सोच पैदा हुई जिसे कहते हैं जीरो सम गेम, मतलब उनकी जीत हमारी हार है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल खेल था। और सबक क्या है? सबक ये है कि जो समाज अंदर से बटा हुआ है उसे कंट्रोल करना हमेशा हमेशा आसान होता है। ये राजनीतिक दरारें असल में कंट्रोल करने का एक जरिया थी। ठीक है, ब्रिटिश राज तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस बंटवारे की कहानी भी खत्म हुई? नहीं, उसकी जो विरासत वो छोड़ गए उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और इसका असर हमें आज भी अपने आसपास देखने को मिलता है ना? चाहे वो धर्म के नाम पे होने वाली पॉलिटिक्स हो, या जाति के आधार पर वोट मांगना हो, या फिर अलग अलग इलाकों के बीच जो तनाव बना रहता है, ये सब कहीं ना कहीं उसी ऐतिहासिक बंटवारे की परछाइयां हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि समाज में मतभेद थे ही नहीं, वो थे, लेकिन इस पॉलिसी ने उन्हें पैदा नहीं किया, बल्कि जो पहले से मौजूद छोटी मोटी दरारें थी उन्हें और चौड़ा कर दिया, उन्हें एक सिस्टम का हिस्सा बना दिया, और आखिर में उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो देखिए, इतिहास को समझने का मतलब किसी पर उंगली उठाना या ब्लेम गेम खेलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो बस एक जागरूकता लाना है, ये समझना है कि आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे। और आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम आज भी उन्हीं पुरानी लकीरों पर बढ़ रहे हैं, या फिर हम इन सबसे ऊपर उठकर एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल सोचने वाला है।